कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए मिशन DSSB को और करें अपने DGT-PGT मैथमेटिक्स का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो फ्रेंड्स, कैसे सब? उम्मीद है कि सब अच्छे खुश मस्त स्वास्थ्य होंगे, अच्छे से पढ़ होंगे। तो चलिए एस्टेट टीजीटी मैथ की मैराथन क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आपको कंप्लीट जो है ना सारे चैप्टर सारे टॉपिक से क्वेश्चन इसके अंदर इंक्लूड किए मैंने। और आपने करना क्या है, जो भी क्वेश्चन आपके सामने आए उसको आपने भी साथ में कॉपी पेन उठा के बैठ जाओ और पानी की बोतल भर लो, साथ में आपने भी सोल्व करते रहना है। और उसमें करना क्या है कि आपने भी आंसर लिखते रहना है। आंसर कैसे लिखना है, जैसे कि मान लो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड जैसे कि यहाँ पे मैं लिख के दिखाता हूँ, एक सेकंड। जैसे कि ऊपर मैं लिख रहा हूँ थर्ड ए, थर्ड का अगर ए है तो ठीक है, ऐसे ही सेवंथ का बी, इस टाइप से आपने जो है ना लिखना है। ठीक है, समझ में आया? तो इसीलिए जो है ना कई बार कोई बी लिख देते हैं, सी ऐसे लिख देते हैं, समझ नहीं आता कौन सा आंसर दे रहे हैं, और इतने सारे जो है ना इकट्ठे लिखते हैं, स्पैम में भी चला जाता है, आपका कमेंट डिलीट भी हो जाता है। तो इस टाइप से आपने अच्छे से साथ देना है। और अभी से एक लाइक कर देना अगर आपको एक क्लास, काफी लोग जो है ना पहले से ही मांग रहे थे तो ये लेकर के आ गया। और एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है मिशन डेटा प्लस भी, आपकी स्क्रीन पे दिख रही है ना, मिशन DSSB एप्लीकेशन जो आपने डाउनलोड करनी है टीजीटी मैथ के लिए। उसके अलावा एक बारी फोटो को मैं इधर कर देता हूँ, और नीचे जो है ये देखो नंबर दिए हुए हैं, कभी भी कोई डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, आप कॉल कर सकते हो इस पे। ठीक है, और इसमें जो है ना मतलब 9 AM टू 5 PM इस पे आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर लेकर के चलता हूँ, हम क्वेश्चन को जो है ना स्टार्ट करते हैं। तो आपको कंप्लीट इसके अंदर जो है ना पूरी मैराथन क्लास मिलेगी टीजीटी मैथ की। ठीक है, और पीजीटी के लिए भी अगर आपको क्लास चाहिए तो उसके लिए आप जो है ना कमेंट कर सकते हो, और इसमें आपको स्टार्टिंग से एंडिंग तक देखना है पूरा कंप्लीट, तभी आपको मजा आने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। यूक्लिड डिवाइडेड हिज फेमस ट्रीटीज द एलिमेंट, जो उसकी फेमस ट्रीटीज थी द एलिमेंट्स, वो कितने पार्ट्स के अंदर उसने डिवाइड किया? तो 13 पार्ट के अंदर। क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चन मैंने इसमें ऐसे लिए हैं कि थोड़ा हट करके, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपने अभी तक पढ़े ही नहीं है कभी, वैसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आने के चांसेस है। तो ये 13 पार्ट कौन कौन से हैं वो देख लो पहले। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आते हैं, यूक्लिड्स जो फेमस ट्रीटी द एलिमेंट है इनटू 13 चैप्टर। ठीक है, 13 चैप्टर के अंदर डिवाइड किया। जैसे कि फर्स्ट है हमारा जिसके अंदर है ट्रायंगल, पैरेलल एंड एरिया। सेकंड है ज्योमेट्रिक अलजेब्रा। थर्ड है सर्कल। ऐसे ही फोर्थ कंस्ट्रक्शन। ठीक है, और फिफ्थ है हमारा थ्योरी ऑफ प्रोपोजिशन, प्रोपोर्शन। और उसके बाद है यहाँ पे हमारा 6 है सिमिलर फिगर्स एंड। तो इस टाइप से ये सारे आप ध्यान में रख लेंगे, 13 ये चैप्टर टोटल बनते हैं। ठीक है, रेगुलर सॉलिड्स तक। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हमारा करेक्ट है। ठीक है, चलिए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द टोटल नंबर ऑफ प्रोपोजिशंस इन द एलिमेंट। द एलिमेंट के 13 जो चैप्टर हैं उसके अंदर टोटल प्रोपोजिशंस कितने हैं? तो वो है 465। ठीक है, तो ये जो प्रोपोजिशंस थे ये क्या है, लॉजिकल चेन मेकिंग जो है ना उन्होंने की थी, जिसके अंदर उन्होंने क्या क्या रखा था? डेफिनेशंस, ठीक है, पोस्टुलेट्स। मैंने आपको यूक्लिड्स ज्योमेट्री वाला जो चैप्टर करवाया था उसके अंदर पूरा अच्छे से करवाया था, डेफिनेशंस क्या है, पोस्टुलेट्स क्या है, एक्सोम्स क्या है, ठीक है, और थ्योरम्स क्या होती हैं। इसके बेस पे कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है। बाकी सारी चीज़ें तो आपको वहीं से कवर हो जाएंगी, जो एप्लीकेशन मिशन DSSB के ऊपर आपने कोर्स लिया होगा उसके अंदर जो है ना सारी चीज़ें आपको मिल गई होंगी। और कोई डाउट कोई क्वेरी हो तो इन नंबर पे कॉल भी कर सकते हो, नीचे आपको नंबर दिए होंगे। तो उसके अंदर हमने जो है ना देखा था कि डेफिनेशंस, पोस्टुलेट्स, एक्सोम्स, इनके बेस पे क्वेश्चन भी देखे थे, एमसीक्यूज, इसके बेस पे थ्योरी क्या है इसके बेस पे। तो वो सारी चीज़ें उस चैप्टर के अंदर हमने डीपली की थी। तो उसके बेस पे हम कुछ कुछ एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन है वो इसके अंदर मैं आपको दे रहा हूँ इस मैराथन क्लास के अंदर। तो यहाँ पे हमारे टोटल 465 बनते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही मेरा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन द गिवन फिगर L1 L2, जो ये फिगर है ये वाली और ये वाली, मान लीजिए इसको L1, ये मान लीजिए L2 है। ठीक है, x प्लस वाई हमें फाइंड आउट करना है, तो इसको एक बार मैं हटा देता हूँ इसको। ठीक है, और यहाँ पे हम लिख देते हैं L1 और यहाँ पे लिख देते हैं L2। ठीक है, तो पहली बात तो क्या है कि L1 पैरेलल है L2 के। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है किसी को? अगर वो पैरेलल हैं तो यहाँ पे हमारे ये जो एंगल बन रहे हैं मैंने आपको करवाए थे, इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेट एंगल, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट एक्सटीरियर, इस टाइप से अपोजिट एंगल, वर्टिकल एंगल, मैंने सारे एंगल आपको बताए थे। ठीक है, तो वाई और जो जेड है, इंटीरियर अपोजिट एंगल है, ये भी इंटीरियर ये भी इंटीरियर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, वाई एंगल इज इक्वल टू जेड एंगल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाए। ठीक है, तो y इज इक्वल टू यहाँ पे जेड आ गया हमारे पास। नेक्स्ट हम देखते हैं और हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे देखो
ये एक्स और डब्ल्यू, ये दो जो एंगल हैं, ये क्या है, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल है, मतलब एक ही लाइन पे जहां पे L1 और L2 जो है ना मेरी पैरेलल लाइन है, और एक ही लाइन पे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। तो अगर मैं इन दोनों का एंगल को जोड़ूं तो 180 डिग्री बनेगा, क्योंकि पूरा एक एंगल बन रही है, ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन है, तो अल्टरनेट इंटीग्रेटेड एंगल का एडिशन कितना आ जाएगा मेरे पास, एंगल एक्स प्लस में एंगल डब्ल्यू इज इक्वल टू आ जाएगा 180 डिग्री। एक ये मेरे पास कंडीशन होगी। अब इन दोनों से अगर मैं देखूं, मुझे क्या निकालना है, एक्स प्लस वाई, ठीक है ना, तो एक्स सबको मैं ऐड कर देता हूँ, एक्स प्लस वाई प्लस में डब्ल्यू लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड क्या आ जाएगा, जेड प्लस में 180 डिग्री, ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। तो मुझे क्या चाहिए था, एक्स प्लस में वाई, एक्स प्लस में वाई क्या आ जाएगा मेरे पास, 180 प्लस जेड माइनस में डब्ल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा फर्स्ट ऑप्शन मेरा करेक्ट हो गया कि एक्स प्लस वाई जो उसने पूछा था वो आ जाएगा 180 माइनस डब्ल्यू प्लस में जेड, ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही मेरा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन द गिवन फिगर L1 इज इक्वल टू L2, मतलब सॉरी पैरेलल है दोनों, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, ठीक है, y की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। तो ये L1 है, ये L2 है, ये L3 है, तीन फिगर है मेरे पास, ये L1, ये L2 और ये L3। तो यहाँ पे देखो, ये जो है ना, ये एक तिरक रेखा है या ट्रांसवर्सल लाइन है, और ये इस लाइन के ऊपर जा रही है, तो ये एंगल जो बना रहा है 3x, और इधर जो एंगल मेरा बनने वाला है, तो इधर जो मेरा एंगल बनने वाला है वो वर्टिकली अपोजिट होगा, तो मान लीजिए z डिग्री मैंने उसको मान लिया, तो 3x z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3x, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब मैं देखूं कि x और z दो पैरेलल लाइनों के बीच में ये दोनों जो एंगल मेरे बनने वाले हैं वो कौन से बनने वाले हैं, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल। तो यहाँ पे x प्लस में z इज इक्वल टू क्या होने वाला है, 180 डिग्री। x प्लस में z की वैल्यू मेरी कितनी है, यहाँ से 3x, तो 3x आ जाएगी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। तो 4x की वैल्यू आ जाएगी मेरी 180 डिग्री, x की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी 45, ठीक है, x की वैल्यू मेरी 45 आ गई। अब ये जो एंगल है पूरा 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 180 डिग्री बनाएगा, तो y और x प्लस में y कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है ना, क्योंकि ये सप्लीमेंट्री हो गया ना, लीनियर पेयर हो गई ये आपस के अंदर, एक लीनियर लाइन के ऊपर पूरा एंगल 180 डिग्री बनेगा। तो यहाँ से अगर मैं देखूं तो x प्लस में y इज इक्वल टू कितना है, 180 डिग्री। x की वैल्यू 45 है, तो y की वैल्यू यहाँ से 180 माइनस में 45, y की वैल्यू आ जाएगी 135, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट है। आपने करना क्या है, साथ साथ आप भी जो है ना क्वेश्चनों को सोल्व कर करके देखो, कॉपी पेन उठा लो, आराम से एक पानी की बोतल भी साथ में रख लो, तो आपने भी साथ साथ आंसर करते चले जाना, फिर लास्ट में देखना है कि आपके कितने आंसर सही हुए, या आपने किस तरीके से किया था और मैंने आपको किस तरीके से करवाया, इजी मेथड कौन सा है, दोनों में से जो भी लगे आपको, आपके वाला लगे या मेरे वाला लगे, उसी मेथड से आपने कंटिन्यू करते जाना है, और एग्जाम के अंदर भी ऐसे ही जो है ना फट से क्वेश्चन को पढ़ना है और आंसर को दे के आगे निकल जाना, ठीक है। अगर आपको मैथन क्लास अच्छी लग रही हो, वीडियो अच्छा लग रहा हो, तो एक कमेंट करना और एक लाइक भी कर देना कि आपको इस टाइप के क्वेश्चन जो है ना मिल रहे हैं। आगे आप जाते जाओगे तो धीरे धीरे इजी, फिर मॉडरेट, फिर टफ लेवल के क्वेश्चन भी आएंगे, और इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आने की जो है ना, या इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, या इनमें से ही कई सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो रिपीट हो जाएंगे आपके एग्जाम के अंदर। तो काफी अच्छी जो है ना आपकी रिवीजन हो जाएगी इससे। तो स्टार्टिंग से एंडिंग तक देखना पूरी मैथन क्लास, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है, 9 सेकंड स्क्वायर माइनस 9 10 स्क्वायर क्या आएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा किसका है, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 9 अगर मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेकंड स्क्वायर थीटा या ए जो भी है 10 स्क्वायर ए, ठीक है। आपको पता है सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस में 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होती है इसकी वैल्यू। तो 9 इंटू 1 क्या आ जाएगा, 9, बात खत्म हो जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेकंड ए प्लस 10 ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन ए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखो हम कैसे करते हैं। अब सेकंड को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन में कोस, ठीक है, और 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। थीटा यहाँ पे क्या है, ए है, और यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन ए। अब मैं एलसीएम लूंगा, ठीक है, तो एलसीएम लूंगा तो ऊपर क्या आ जाएगा, 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस में साइन ए, और नीचे हमारे पास क्या हो जाएगा, कोस ए। अब ऊपर देखो a माइनस बी, ए प्लस बी क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए अपॉन में आ जाएगा कोस ए, ठीक है। तो ऊपर क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस स्क्वायर, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री आपको आती है, नीचे आ जाएगा कोस, एक कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, तो कोस ए मेरा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट है, ठीक है। काफी लोग जो है ना इसमें आप साथ साथ रिप्लाई करते रहो कि इसका आंसर कौन सा आएगा, और ये रिप्लाई ऐसे मत करना कि ए बी सी डी, कई बार आगे पीछे हो जाता है। आप प्रॉपर लिखा करो कि 6th का डी, 7th का इतना, 5th का इतना, ठीक है। और कई लोग क्या करते हैं, डी 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 इस टाइप से लिख देते हैं, वैसे भी नहीं करना, एक ही आंसर लिखना है। ऐसे लिख सकते हो आप 6-डी, ठीक है ना, इस टाइप से आप जो है ना कमेंट के अंदर लिखेंगे तो ज्यादा प्रॉपर समझ में आएगा, और आपको भी पता चलेगा कितनों के मैंने आंसर सही करे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ पाई इज, तो पाई की जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या है? तो पाई जो है, एक्चुअल में पाई को वैसे हम 22/7 भी लिख देते हैं, ठीक है, बट डेसिमल एक्सपेंशन के अंदर आप जाओगे 7 या 21, ठीक है ना, 7 या 21, 1 10, 7 1 7, 3 30, 7 चौके 28, ठीक है, 2, ठीक है, 2 रह गया, 20 रह गया, और फिर यहाँ पे एक सेकंड, 7 चौके 28, 2 20, 7 दूनी 14, इस टाइप से बनेगा। एक सेकंड मैं दोबारा देख लेता हूँ। 7 या 21, 1 10, 7 1 7, 3 30, 7 चौके 28, 2 20, 7 दूनी 14, ठीक है, 6 60, और इस टाइप से आगे चलता चला जाएगा। मतलब कि ना तो वो रिपीट कर रहा है, ठीक है, ना ही किसी डिजिट को रिपीट कर रहा है, ना ही टर्मिनेट हो रहा है, मतलब कभी खत्म भी नहीं हो रहा। तो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ना तो डिजिट रिपीट कर रहा है और ना ही टर्मिनेट हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट, ठीक है। इसकी पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, टेलीग्राम मिशन D++, ठीक है, ये आपने सब लोगों ने ज्वाइन कर लेना, सर्च करके टेलीग्राम मिशन D++, वहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, और एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी है मिशन D++। अगर आप और भी किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, टीएसटी पीएसटी मैथ की, चाहे वो डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस, यूपी, एमपी, बिहार, केरल, कर्नाटक, उड़ीसा, ईएमआरएस, आरपीएससी, यूपी, एचटेट, कुछ भी हो, टीएसटी पीएसटी मैथ के लिए आपने एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी है, उसके अंदर सारे कोर्सेज आपको मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक चीज और ध्यान रखना कि ये तो हमने 22/7 से जब किया ना, हमारा ये आया, ठीक है। अगर मैं पाई इज इक्वल टू, वैसे हम क्या लिखते हैं, 3.1415 है ना, इस टाइप से आगे चलता जाता है, 2 6 5 3 5 9, ऐसे आगे चलता चला जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से, तो अप्रोक्सीमेट हम पाई इज इक्वल टू 3.14 लिखते हैं, ठीक है, अप्रोक्सीमेट हम ये लिखते हैं। तो इस चीज का बड़ा जो है ना आपने ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ नंबर इतना, इस नंबर का हमने डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है। तो आपको पता है डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट करता है, रिपीट करता है, नॉन रिपीट करता है, उसके लिए मैंने आपको बताया हुआ है डिनोमिनेटर के अंदर, ठीक है, अगर 2 की पावर m और 5 की पावर n की फॉर्म में आ जाता है, तो वो मेरा जो है टर्मिनेट कर जाता है। मैंने आपको रियल नंबर वाले चैप्टर के अंदर करवाया, वो टर्मिनेट कर जाता है, टर्मिनेट डेसिमल होता है। तो यहाँ पे अब नीचे 7 है, तो यहाँ पे हम करेंगे 4 4 1, 7 इंटू में 2 की पावर 2 है और 5 की पावर 3 है। ये तो 2 की पावर और 5 की पावर के अंदर है, बट 7 को जब मैं काटूंगा तो यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, 35, ठीक है, 7 42 भी आ सकता है, ठीक है, 2 21 7 21, तो ये मेरे पास आ गया 63 अपॉन में 2 की पावर m और 5 की पावर n की फॉर्म के अंदर, ठीक है। तो ये फिर क्या हो जाएगा, मेरा टर्मिनेट कर जाएगा, टर्मिनेट डेसिमल, ठीक है। तो इस टाइप से ऑप्शन नंबर मेरा फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, टर्मिनेट डेसिमल, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है, जो थ्योरम्स हमने पढ़ी हुई हैं उसको बस यूज करना है। अदरवाइज आप क्या करते, टू की पावर 2 4 आ जाता, 5 की पावर 3 है, 2 दूनी 4 गुना 5 दिया 5 5 25 125, 125 को 4 से मल्टीप्लाई करते 500 आता, फिर आप आगे उसको निकाल करके देखते टर्मिनेट हो रहा है या नहीं हो रहा। आपके पास थ्योरम थी, डायरेक्ट आपने अप्लाई कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्वल टू इतना, इसके इक्वल नहीं है, कौन सा ऐसा जो इसके इक्वल नहीं है। सबसे पहले तो देखना पड़ेगा, यहाँ पे हमारे पास क्या है 3 8 लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 की पावर 3 और ऊपर कितनी पावर 1/3, तो ये आ गया 2। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक तो 2 की पावर -1/2, सेकंड हम और क्या लिख सकते हैं 1 बाई में 2 की पावर 1/2, थर्ड हम क्या लिख सकते हैं 1/√2। तो 1 बाई, अब उसने नोट पूछा हुआ, नोट इक्वल, ठीक है, याद रखना। तो ये नहीं हो सकता ऑप्शन, ठीक है। और यहाँ पे और क्या-क्या है, इसको अगर मैं निकालूँ तो ये मेरा क्या निकल कर के आ रहा है, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 2 की पावर 1/2 आ रहा है। ये भी नहीं हो सकता, 2 की पावर 1/2 तो आ रहा है, ठीक है। और इसको अगर मैं निकालूँ 8, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 की पावर 3 और ऊपर आएगा -1/6। तो इसको मैं जब करूँगा तो 2 की 2 दूनी 4, 2 की पावर -1/2 है। ये भी मेरा आंसर नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ देखो 2 की पावर -1/2 भी है, 1 बाई में 2 की पावर 1/2 भी है, 1 बाई में √2 भी है। तो ये आंसर तो एक्चुअल में तो है, बट उसने नॉट इक्वल टू पूछा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा मेरा फर्स्ट ही करेक्ट होगा, वो इक्वल नहीं है, ठीक है। आप करके भी देख लो, ये क्या आएगा 2 की पावर 1/3 और ऊपर पावर है -1/2, तो ये आ जाएगा 2 की पावर -1/6, जो कि हमारा इसके इक्वल नहीं है, जो भी हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ ए नॉन जीरो रैशनल नंबर, ठीक है, रैशनल नंबर की बात हो रही है, विद एन इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर की बात हो रही है। रैशनल नंबर कोई भी आप मान सकते हो, जैसे 2 है, 1/2 है, 3 है, ठीक है। और इरेशनल नंबर मान लीजिए √2 है, √3 है, √5 है, कोई भी मान सकते हो, या पाई है ना। 2 √2 आ गया,
ठीक है, √3/2 आ गया और ये क्या आ गया 3√5। ये सारे के सारे क्या है मेरे पास इरेशनल नंबर है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट मेरा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एरिया ऑफ आइसोसेल्स ट्राइंगल हैविंग ए बेस 2 सेंटीमीटर, कि कोई एक आइसोसेल्स ट्राइंगल है जिसका बेस 2 सेंटीमीटर है एंड द लेंथ ऑफ वन ऑफ द इक्वल साइड इज, जो इक्वल साइड्स की जो लेंथ है वो है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले हम एक फिगर बना लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए एक रफली फिगर मैंने बनाई है, ये फिगर है हमारी ए बी और सी जिस ठीक है, जिसका बेस है 2 सेंटीमीटर और जो इक्वल साइड है वो है 4-4 सेंटीमीटर। आइसोसेल्स में यही होता है, दो इक्वल साइड्स होती हैं। ठीक है, तीनों साइडें आ चुकी हैं। हीरो फॉर्मूला से एरिया हम निकाल सकते हैं। एरिया हमने फाइंड आउट करना है, तो एरिया का फॉर्मूला हमें पता ही है। उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सेमी पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। ए प्लस बी प्लस सी बाई में 2, मतलब 2 प्लस 4 अपॉन में 2, तो आ गया मेरे पास 5। तो हमारे पास एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एस इंटू एस माइनस ए, हीरोन्स फॉर्मूला एस माइनस बी एस माइनस ई। तो हीरोन्स फॉर्मूला से ये टॉपिक जो है ना लिया गया, क्वेश्चन लिया गया। तो 5 5 माइनस 2 3, 5 माइनस 4 1, 5 माइनस 4 1 5 या 15, तो ए इज इक्वल टू एरिया इज इक्वल टू आ गया √15। ठीक है, √15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर मेरा फर्स्ट करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, कोई एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ठीक है, एक सेकेंड, थोड़ा सा फिगर को दोबारा बनाते हैं। इस टाइप से मेरे पास मान लीजिए कोई एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ठीक है, ए बी और सी हैविंग एरिया, एरिया दिया इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर हमें पता है ये एक्स है तो ये एक्स है तो ये एक्स है, तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। उसके एरिया का फॉर्मूला भी हमें पता है √3/4 ए स्क्वायर, मतलब साइड का स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर। वो क्या दिया हुआ 9√3। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। √3 से √3 कैंसिल, 9 इंटू 4 हो जाएगा, एक्स की वैल्यू 36। ठीक है, का रूट हो जाएगी 6, तो एक्स की वैल्यू मेरी 6 आ गई। ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज पी है सॉरी, एंड द कॉमन डिफरेंस इज क्यू। मतलब कि हम जब लिखते होते हैं एपी सीरीज, तो 10th टर्म हमें फाइंड आउट करनी है। तो ए एन हम लिखते हैं फर्स्ट टर्म प्लस में n माइनस 1 इंटू में डी, इस टाइप से हम निकालते हैं लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म में अब 10th टर्म हमें फाइंड आउट करनी है, तो ए 10 आ जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म मेरी पी है और 10 माइनस 1 इंटू में डी, कॉमन डिफरेंस डी जो मेरा है वो क्यू है। तो यहाँ पे 10th टर्म मेरी कितनी आ गई, पी प्लस में 10 क्यू। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा मतलब 9 क्यू ही आ जाएगा सीधा, 9 क्यू पी प्लस में 9 क्यू। ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट है। ठीक है, बिल्कुल अभी इजी क्वेश्चन चल रहे हैं, ऐसे जैसे जैसे हम आगे जाएंगे वैसे वैसे धीरे धीरे क्वेश्चनों का लेवल भी बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द वैल्यू ऑफ x फॉर विच 2x x प्लस 10 3x प्लस 2, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से क्वेश्चन लिया गया। आर द 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म ऑफ एन एपी, 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म है एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास होता क्या है, ए बी सी अगर 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म है तो हम क्या लिख सकते हैं, देखो दो तरीके हैं उसके भी। या तो हम ये लिख सकते हैं कि 2b इज इक्वल टू ए प्लस में सी, इस टाइप से हम इसको निकाल सकते हैं। या हम क्या कर सकते हैं, b माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी, किसी भी तरीके से जाओ, दोनों तरीकों से जो है ना आंसर हमारा सेम ही आएगा। तो 2b अगर मैं लगाऊं तो 2 इंटू में x प्लस 10 इज इक्वल टू 2x फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म मेरी 3x प्लस में 2। तो यहाँ पे आ जाएगा 2x प्लस में 20 इज इक्वल टू आ जाएगा 5x प्लस में 2। तो यहाँ पे रह जाएगा 3x और इधर चल जाएगा 18, x इज इक्वल टू आ जाएगा 6। अगर मैं इस मेथड से जाऊं b माइनस ए, तो x प्लस 10 माइनस का 2x इज इक्वल टू 3x प्लस में 2 माइनस का x माइनस का 10। ठीक है, c मतलब ये वाली टर्म और b मतलब ये वाली, a मतलब ये वाली टर्म। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, माइनस का x प्लस में 10 इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 2x माइनस का 8। तो 2x उधर चलेगा 3x और ये इधर आ गया 18, x इज इक्वल टू आ गया 6। तो दोनों ही केस के अंदर आंसर सेम आएगा। तो वो आपको देखना है कि उस टाइम मौके पे आपको क्या याद आ रहा है, जिस टाइप से जो आपको जो चीज याद आ रही है उस टाइप से आप आगे जा सकते हो। ठीक है, दोनों मेथड से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट इतना इतना। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन आ गया। डिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं, जैसे मान लीजिए a1 a2 है और यहाँ पे है b1 b2। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा b2 माइनस a2 का स्क्वायर प्लस में b1 माइनस में a1 का स्क्वायर सारे का रूट, ये मेरा डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, कोस 65 माइनस में 0, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है तो सीधा क्या होगा, उसका स्क्वायर होगा, प्लस में 0 माइनस स्क्वायर होगा तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। ये साथ में आगे ए भी है, तो ए स्क्वायर कोस स्क्वायर 25 डिग्री। तो डिस्टेंस मेरी क्या हो जाएगी, ए स्क्वायर मेरा कॉमन आके बाहर, दोनों साइड से ए स्क्वायर कॉमन आएगा तो क्या हो जाएगा, ए बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा मेरा कोस स्क्वायर 65
प्लस में कोस स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, 25 को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, या हम इसको ऐसे भी डायरेक्ट लिख सकते हैं साइन स्क्वायर या आप इसको ऐसे करो, कोस का कोस ही रहने दो, कोस स्क्वायर 90 माइनस में 65, ठीक है। तो 90 माइनस 65 25 हो जाएगा, कोस स्क्वायर का कोस स्क्वायर रह जाएगा, तो डिस्टेंस यहाँ पे a इज इक्वल टू अंदर क्या बचेगा, कोस स्क्वायर 65 प्लस में, तो 90 में से जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ऑल पॉजिटिव होते हैं, 90 से गया तो उसका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 65, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, तो ए ही आ गया आंसर, डिस्टेंस मेरी आ गई ए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट, ठीक है ना। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा तो 1 होता ही, आपको पता ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ x इज ए पॉजिटिव इंटीजर सच दैट द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट इतना इतना, ठीक है। तो वही बात, डिस्टेंस निकालना, -6 माइनस में 2 इसका स्क्वायर प्लस में 3 माइनस में x इसका स्क्वायर, जैसे अभी लास्ट वाले क्वेश्चन के अंदर हमने किया, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एक सेकेंड, तो ये हमारे पास डिस्टेंस आ गया, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना दिया हुआ 10 यूनिट, और यहाँ पे होगा 64 प्लस में 3 माइनस एक्स, सारे का स्क्वायर और सारे का रूट, बोथ साइड स्क्वायर कर दूंगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 64 प्लस में 3 माइनस एक्स, सारे का स्क्वायर। अब इसको खोल दो, 64 को इधर ले आओ, और यहाँ पे बचेगा 36, और 3 का स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा 9 प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस में 6x इज इक्वल टू 36 आ गया, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 6x, और 36 को इधर ले आओगे तो यहाँ पे रह गया 27 इज इक्वल टू 0, ठीक है। 9 27, तो x और यहाँ पे आ जाएगा x माइनस में 9 और x प्लस में 3, दो टुकड़े बन गए, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर माइनस का 27 और माइनस का 6 x इज इक्वल टू, यहाँ पे दो वैल्यू मेरी देगी, एक तो 9 और x इज इक्वल टू माइनस का 3, तो माइनस का 3 तो लेना नहीं है, नेगेटिव तो लेना नहीं है, क्योंकि डिस्टेंस की बात हो रही है, तो यहाँ पे x पॉजिटिव इंटीजर भी बोल रहा है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 9 मेरा आंसर आ गया, नेगेटिव तो आ ही नहीं सकता क्योंकि उसने पॉजिटिव इंटीजर ही बोल दिया, तो ऑप्शन नंबर मेरा थर्ड करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है, ए बी एंड सी डी, दो ए बी एंड सी डी दिए हुए हैं, और टू कॉमन टेंजेंट, दो कॉमन टेंजेंट दिए हुए हैं, टू सर्कल विच टच ईच अदर, दो सर्कल हैं, इस टाइप से एक सर्कल होगा, ठीक है, थोड़ा सा शेप में हम बना लेते हैं, और एक और इस टाइप से सर्कल होगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा टच करवा लेते हैं इस टाइप से, टच हो गया, ठीक है। अब जो है उसने क्या बोला हुआ हमें कि टच ईच अदर, तो ए बी एंड सी डी आर टू कॉमन टेंजेंट है, ठीक है, दो कॉमन टेंजेंट है, ए बी एंड सी डी आर टू कॉमन टेंजेंट। तो यहाँ पर हमारे पास एक तो ये कॉमन टेंजेंट बनता है, ठीक है इनका, और यहाँ पे एक, यहाँ से ये वाला जो बनेगा दोनों का कॉमन टेंजेंट बनेगा, ठीक है। तो इस लाइन को हम थोड़ा सा सेट कर लेते हैं, ठीक है, अब सही समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास है ये पॉइंट जो है मेरा वो है ए, और ये मेरा पॉइंट है बी बी ए बी, ये पॉइंट मेरा सी, और ये पॉइंट मेरा डी, ठीक है। तो ये कॉमन टेंजेंट है, कॉमन टेंजेंट का मतलब दोनों पे ही टेंजेंट और दोनों सर्कल को ही टच करता हो, ठीक है। अब उसने क्या बोल दिया, नेक्स्ट क्या बोला है, इफ डी लाइज ऑन ए बी, ठीक है, डी लाइज ऑन बी सच दैट सी डी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, तो अगर सी डी इज इक्वल टू है 4 सेंटीमीटर, देन ए बी हमें फाइंड आउट करना है, ए और बी। अब देखो सी डी जो है यहाँ पे हमारे पास कितना है, अगर मैं ए से लेके डी तक देखूं और सी से लेके डी तक देखूं, ये दोनों सेम है, इक्वल है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो अगर मैं कोई भी सर्कल लेता हूँ, कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट से दो मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, जैसे मान लीजिए अब यहाँ पे दो टेंजेंट किस पॉइंट से ड्रॉ किए जा रहे हैं, डी से ए और सी है, ठीक है। तो यहाँ पे ए डी इज इक्वल टू सी डी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ए डी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू 4 हो गया ए डी। ऐसे ही सेम डी पॉइंट से एक सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट ड्रॉ किए जा रहे हैं, कहाँ से, एक बी है और सी है, आप ऊपर वाले सर्कल के अंदर देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा सी डी इज इक्वल टू बी डी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सी डी इज इक्वल टू बी डी इज इक्वल टू, ये भी कितना हो जाएगा 4, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ ए डी, जो ए बी हमें फाइंड आउट करना है, तो ए डी इज इक्वल टू कितना आ रहा है 4, एंड बी डी भी कितना आ रहा है 4, तो ए बी इन दोनों को मिला करके ही बन रहा है 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 8, बस बात खत्म हो जाती है, ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट है, ठीक है। इस टाइप से आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
इफ एंगल बिटवीन टू रेडियाई ऑफ ए सर्कल, अब देखो सर्कल से क्वेश्चन आने लगे हैं ना, सर्कल वाले चैप्टर से, अब एरिया रिलेटेड टू सर्कल से भी क्वेश्चन आएंगे इस टाइप से, उस चैप्टर से क्वेश्चन आने लगे। द एंगल बिटवीन द टेंजेंट एट द एंड ऑफ द रेडियाई, तो आपके सारे चैप्टर ही इसके अंदर अच्छे से कवर हो जाएंगे, ठीक है। देखो क्या दिया हुआ है, इफ एंगल बिटवीन टू रेडियाई ऑफ सर्कल इज 130 डिग्री, तो एंगल जो बन रहा है दो रेडियाई का, तो सबसे पहला हमारा काम क्या है, एक सर्कल बनाना, ठीक है। ये थोड़ा सा शेप में बन गया, ये भी नहीं बनना सही, ये अब बनेगा सही, ठीक है। तो ये हमारा सर्कल बन गया। अब हमने क्या करना है कि दो हमारे जो रेडियाई हैं उनसे जो है एंगल क्या बनता है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक रेडियस बन गई मेरी, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक रेडियस बन गई। इन रेडियस को मिलाते हुए, इसका नाम मैंने ओ दे दिया, वो एंगल मेरा बन रहा है 130 डिग्री का, जो अभी तक हमने पढ़ा है, ठीक है। द एंगल बिटवीन द टेंजेंट एट एंड ऑफ रेडियस, जो एंड है ना, रेडियस का एंड है ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, उससे एक मेरा क्या बन रहा है, टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, तो वो जो एंगल बनाएगा वो कौन सा बनाएगा, सपोज करो मैंने यहाँ से ये वाला कर दिया और यहाँ से ये वाला कर दिया, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम उठा के सही कर देते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो एंगल बनेगा वो हमें फाइंड आउट करना है, ये वाला एंगल, ठीक है। तो ये एंगल मान लीजिए P है, ये हमारा Q है और ये हमारा R है, ठीक है। तो PQR हमें एंगल जो फाइंड आउट करना है वो ये वाला करना है, कहने का मतलब जो एंगल मुझे फाइंड आउट करना है वो एंगल P क्या आएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो अब जो है ना हमें देखना क्या है कि ये जो एंगल है मेरी, ये 130 डिग्री है, तो जो भी मेरी रेडियस होती है और जो मेरा टेंजेंट होता है कहीं भी, उन दोनों को जो मिलाती है जहाँ पे वो पॉइंट बनता है, वो 90 डिग्री का है, ये परपेंडिकुलर होता है। आपको पता है ये टेंजेंट जो है वो रेडियस का, जो रेडियस की जो लाइन होती है और टेंजेंट की जो लाइन होती है आपस के अंदर परपेंडिकुलर होती हैं, तो यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल होगा, ये भी 90 डिग्री का, मतलब एंगल O इज इक्वल टू 130, एंगल Q इज इक्वल टू 90, एंगल R इज इक्वल टू 90। बच गया कौन सा, एंगल P। तो अब अगर मैं इस क्वाड्रिलेटरल को देखूं, ओ पी ओ क्यू पी आर को, इनमें देखूं तो तीन चारों एंगल का एडिशन कितना आता है, 160 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल पी मेरा कितना हो जाएगा, 360, क्वाड्रिलेटरल का जो इंटीरियर एंगल का सम होता है 360 डिग्री होता है, माइनस में 130, माइनस में 90, माइनस में 90, बस बात खत्म। तो यहाँ पे 360 में से जब ये सारा चला जाएगा तो मेरा आ जाएगा 50 डिग्री। तो एंगल पी जो मेरा कितना होगा, 50। ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट है, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ टू जीरोज, इतना आर इतना एंड इतना, देन द थर्ड जीरोज क्या आएगा। अब दो जीरोज दे दिए, तीसरा जीरोज हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या है, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्र प्लस में सी एक्स प्लस में डी इज इक्वल टू जीरो, इस टाइप से। तो हमें पता है तीन जो रूट होंगे वो मेरे क्या होंगे, अल्फा बीटा गामा, मान लीजिए अल्फा बीटा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वेश्चन लिया गया। तीनों का एडिशन मेरा कितना होगा, तीनों जो रूट है उनका एडिशन मेरा कितना होगा, माइनस बी बाई ए, ठीक है। और तीनों का जो प्रोडक्ट होगा वो मेरा कितना होगा, या इसी से ही निकल जाएगा, अल्फा बीटा गामा वो माइनस डी बाई होगा, और सम ऑफ प्रोडक्ट होगा वो अलग चीज़ है, बात की बातें हैं, जैसे कि अल्फा, अगर मैं बात करूँ अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, वो मेरा होगा सी बाई ए, और अल्फा बीटा गामा तीनों का प्रोडक्ट होगा माइनस डी बाई ए। तो अगर मैं बात करूँ अभी इस क्वेश्चन की जो डिमांड है वो क्या है, इसी से मेरा काम चल जाएगा, क्योंकि दो रूट तो मुझे दिए हुए हैं, √5 और माइनस √5, प्लस में तीसरा रूट गामा आ जाएगा माइनस बी बाई ए। एक्स के कोफिशिएंट कितना है, 1 है माइनस का, और अपॉन में एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 1 है माइनस का आ गया, तो गामा ये तो दोनों आपस के अंदर कट ही हो गए, ठीक है। गामा इज इक्वल टू आ गया मेरा -1, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक है। अगर मान लो कल की डेट में कोई और क्वेश्चन भी आ जाता है इस टाइप से, ठीक है, सम एंड प्रोडक्ट वाला, तो तब आप सी बाई ए लगा सकते हो, और प्रोडक्ट वाला आया था माइनस डी बाई ए, इस इक्वेशन को देखते हुए कंपैरिजन करते हुए आप आसानी से क्वेश्चन निकाल सकते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक है। चलिए आगे, द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इतना ही, तो प्रोडक्ट की बात की गई है, वही बात इसमें भी वही है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्र प्लस सी एक्स प्लस में डी, ठीक है ना। प्रोडक्ट की बात की गई है तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अभी जो हमने देखा माइनस में डी बाई ए, तो माइनस का डी मेरा कितना है, माइनस का 6, ठीक है ना। कंपैरिजन करेंगे, ए मेरा एक्स का कोफिशिएंट 1 है, तो माइनस माइनस प्लस, तो 6 मेरा आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट, ठीक है। समझ में आ गया, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 8 चेयर एंड 5 टेबल कॉस्ट इतनी है, 5 चेयर की 3 टेबल की कॉस्ट इतनी है, कॉस्ट ऑफ ईच चेयर, हर एक चेयर की कॉस्ट कितनी होगी। तो मैं बोलूँ बिल्कुल कुछ भी मत सोचो, 8 चेयर है प्लस में 5 टेबल है, उनकी जो कॉस्ट है 10,500, ऐसे लिख लो। उसके बाद 5 चेयर है प्लस में 3 टेबल है, उसकी कॉस्ट है 6450, ऐसे लिख लो।
अब जो है ना फर्स्ट इक्वेशन के अंदर हमने क्या मल्टीप्लाई करना है और सेकंड के अंदर क्या मल्टीप्लाई करना है वो देखो। फर्स्ट के अंदर देखो, यहाँ पे देखो 5 है, ठीक है, 5 तिया 15, 3 से गुना कर दोगे 15 आ जाएगा। यहाँ 3 है तो 5 से गुना कर दोगे 15 आ जाएगा, दोनों सेम आ जाएगी। यहाँ 5 से गुना, यहाँ 3 से गुना, तो 24 प्लस में 15 इज इक्वल टू 1500 और 3150 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे 25C और यहाँ पे प्लस में 15T, ठीक है। एक को काट दो, 32,250 आ जाएगा, ठीक है। अब जो है ना, आप क्या करना है, बस साइन चेंज हो जाएंगे, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, तो यहाँ पे माइनस का C आ जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 750, ठीक है। तो ये मेरी वैल्यू आ गई, सी की वैल्यू माइनस माइनस दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, सी की वैल्यू आ जाएगी 750। सी मेरा क्या था, चेयर ही थी, ठीक है, चेयर की कॉस्ट हमने बतानी थी। अगर अभी कल की डेट में कोई कहे अगर टेबल की भी बताओ तो टेबल की भी आप बता सकते हो, किसी भी इक्वेशन के अंदर पुट कर लो सी की वैल्यू, टी की वैल्यू आ जाएगी, टेबल की भी कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है। चलिए आगे, ये लीनियर इक्वेशन वाला जो चैप्टर है ना उसके अंदर से क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब हमारा ट्राइंगल के ऊपर आ गया, क्वाड्रिलेटरल से क्वेश्चन आ गया। इफ ABCD इज ए रेक्टेंगल, ठीक है, हमें दिख भी रहा है इन द गिवन फिगर, तो हमें एक्स से ये सब चीजें हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अब मैं अगर मैं ये देखूं तो आमने सामने की साइड सेम होती है, तो रेक्टेंगल के अंदर AB इज इक्वल टू CD हो जाएगा। तो AB क्या है हमारे पास 12, CD क्या है x प्लस वाई, तो x प्लस वाई की वैल्यू होगी 12। ऐसे ही यहाँ पे आमने सामने वाली ये साइड x माइनस वाई, ठीक है, वो किसकी इक्वल हो जाएगी 8 के इक्वल। तो यहाँ पे x प्लस वाई किसके इक्वल है 12 के इक्वल। अब तो कुछ करना ही नहीं है, 2x इज इक्वल टू 20 आ गया, x की वैल्यू आ गई 10, x की वैल्यू 10, तो y की वैल्यू यहाँ से आसानी से निकाली जा सकती है, वो कितनी आ गई, x की वैल्यू 10 तो y की वैल्यू 2, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट मेरा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज 3 एज ए रूट, 3 इसका रूट होगा। तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम पुट कर करके देखेंगे। फर्स्ट इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे, 3 तिया 9, 3 चौके 12 प्लस में 3, तो 0 आ रहा है, बिल्कुल यही आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट में देखो सारे पॉजिटिव आ रहे हैं, ये पॉजिटिव, कभी कट ही नहीं सकता। 3 तिया 9, 3 चौके 12 प्लस में 3, कभी भी 0 नहीं आएगा। ऐसे ही इसमें भी 3 तिया 9, 3 पंजे 15 और 6, कभी भी 0 नहीं आएगा, कट ही नहीं सकता ना, क्योंकि सारे पॉजिटिव है, तो कोई भी आंसर नहीं हो सकता, कभी भी 0 नहीं हो सकता, बस बात खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन है, तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो कौन सी होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस में c इज इक्वल टू 0। तो इसके मैक्सिमम पावर जो है, x की जो मैक्सिमम पावर है वेरिएबल की 2 है, तो मैक्सिमम 2 ही इसके रूट हो सकते हैं, तो एट मोस्ट 2 रूट, ठीक है। तो यहाँ पे एट लीस्ट का मतलब ये होता है कि कम से कम 2 रूट, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। एट मोस्ट का मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 ही रूट हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टेन थीटा दिया हुआ 3/4 कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास टेन थीटा दिया हुआ, तो हम ये लिख सकते हैं कि साइन थीटा, वैसे तो इसको कई तरीकों से निकाला जा सकता है, बट इजी मेथड ये भी हो सकता है। अब देखो टेन थीटा दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं, राइट एंगल जो ट्रायंगल हम बनाते हैं इस टाइप से, एक सेकेंड दोबारा बनानी पड़ेगी, ठीक है, इस टाइप से। तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, ए बी और सी, ठीक है, लाल कक्का या पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोली, आपको ध्यान में होगा, नहीं है तो याद कर लो, मैंने आपको दोबारा भी रिपीट करवा दिया। अब परपेंडिकुलर अपॉन में बेस जो होता है ना, वो मेरा टेन थीटा होता है, आपको पता है, ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन में बेस जो होता है वो मेरा होता है टेन थीटा। परपेंडिकुलर कितना है मेरा 3 है, और बेस मेरा कितना है 4, समझ आ गई ना। टेन थीटा से अगर मैं देखूं, तो अगर मैं राइट एंगल ट्रायंगल की बात करूं, तो जो मेरी ये जो हाइपोटेन्यूज है, ठीक है, हाइपोटेनियस है, ये मेरी कितनी आ जाएगी, AC इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16 और उसका रूट 5 आ जाएगी, तो ये आ जाएगी मेरी 5। अब तो कोई चक्कर रह ही नहीं गया। कोस थीटा अगर मैं देखूं, कोस थीटा बेस अपॉन में हाइट होता है, ठीक है, बेस मेरा 4 है, हाइट मेरी 3 है। और ऐसे ही साइन थीटा अगर मैं देखूं, तो वो मेरा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइट, ठीक है। और यहाँ पे परपेंडिकुलर मेरा कितना है 3, हाइट एक सेकंड, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज होता है ना, ऊपर वाला गलत हो गया मेरे से, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज मेरी 5 आ गई, और यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर मेरा 3 है, 3/5 आ गया। अब मैं आंसर जब मैं निकालूंगा तो मैं क्या करूंगा, कोस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, तो कोस स्क्वायर क्या आ जाएगा 16/25 माइनस ये आ जाएगा 9/25, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 16 क्यों आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 7/25, 7/25 मेरा आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट का, ठीक है। चलिए आगे,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, इफ थीटा इज एक्यूट एंगल, एक्यूट का मतलब समझते हो कि लेस देन 90, ठीक है ना। तो टेन स्क्वायर थीटा इतना दिया हुआ है, तो इसका हमें फाइंड आउट करना है। अब ऊपर देखो a माइनस बी ए प्लस बी, तो 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है मेरे पास, कोस स्क्वायर होता है। 1 माइनस कोस स्क्वायर मेरे पास क्या होता है, साइन स्क्वायर होता है, ठीक है। तो साइन स्क्वायर अपॉन में कोस स्क्वायर, तो कोट स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ठीक है। अब 10 तो दिया ही हुआ है हमारे को, क्या दिया हुआ है, 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 8/7। तो इसका मैं उल्टा कर दूं तो कोट स्क्वायर बन जाएगा, तो यहाँ पे उल्टा 7/8, यही मेरा आंसर है, क्योंकि हमें फाइंड आउट करना था कोट स्क्वायर। 7/8 ऑप्शन नंबर फर्स्ट मेरा करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फ्रॉम ए लाइट हाउस। अब ये देखो, ये हमारा हाइट एंड डिस्टेंस वाले चैप्टर से टॉपिक है, ठीक है, टॉपिक से क्वेश्चन है। द लाइट हाउस, द फ्रॉम फ्रॉम ए लाइट हाउस द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स on opposite sides of the lighthouse are observed 30 degree और 45 degree. If the height of the lighthouse is h meter, then the distance between the ship, दो ships की हमने distance देखनी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, एक एंगल जो है मेरा कितना दिया हुआ है 30 डिग्री, और एक एंगल जो है मेरा वो है 45 का, ठीक है, यहाँ से। और यहाँ पे टू शिप है ए और बी, तो यहाँ पे कोई भी आप ले लो, ए ऊपर ले लो और यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास। और यहाँ पे देखो, टू शिप अपोजिट साइड ऑफ द लाइट हाउस आर ऑब्जर्व 30 डिग्री और 45 डिग्री इफ द हाइट ऑफ द लाइट हाउस इज एच। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं हाइट ले लेता हूँ, ये है एच, ए बी सी डी, ठीक है, इस टाइप से आप ले लो। अब यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक जो लेंथ है उसको मैं मान रहा हूँ एक्स, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो लेंथ है उसको मैं मान रहा हूँ वाई, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब यहाँ पे हमें पता है कि पाइथागोरस लग जाएगा, कैसे, क्योंकि ये हाइट है, ये हमारा एंगल जो है मेरा 90 डिग्री का है, यहाँ भी और यहाँ भी, ठीक है। यहाँ से जब मैं लगाऊंगा तो वही बात पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, है ना। परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो है मेरा टेन थीटा होता है, टेन थीटा मेरे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर मेरा कितना एच और बेस मेरा कितना एक्स, ये 30 डिग्री आ जाएगा, 1030, और ये 1045 डिग्री इस ट्राइंगल के अंदर। फर्स्ट ट्राइंगल के अंदर अगर मैं देखूं तो एच अपॉन में एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 1030, 1030 होता क्या है 1/√3। सेकंड वाली में क्या हो जाएगा, एच अपॉन में वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 1045 डिग्री, 1045 डिग्री 1 होता है। तो एच की वैल्यू यहाँ से आ गई वाई, और लेफ्ट हैंड साइड अगर मैं देखूं तो y की सॉरी x की वैल्यू यहाँ पे मेरे पास कितनी आ जाएगी, √3h। तो हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, x और y की डिस्टेंस, ये पूरी डिस्टेंस c से d, ये d एक शिप है c एक शिप है, उन दोनों की डिस्टेंस क्या होगी x प्लस वाई। तो हमें x प्लस वाई फाइंड आउट करना था, तो x प्लस वाई, x की वैल्यू कितनी है √3h, y की वैल्यू कितनी है h। तो यहाँ पे √3 कॉमन आ गया, सॉरी h कॉमन आ गया, तो यहाँ पे आ जाएगा √3 + 1 इंटू में h, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही मेरा करेक्ट होगा, ठीक है। हाइट एंड डिस्टेंस से ये टॉपिक जो है ना था, और हाइट एंड डिस्टेंस से ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, द पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल इज 30 पाई। तो कोई एक ट्राइंगल है, ठीक है, उसका जो पेरीमीटर है वो 30 पाई दिया हुआ है। सर्कमफ्रेंस ऑफ इट्स, देखो सर्कमफ्रेंस ऑफ इट्स इन सर्कल इज 88 सेंटीमीटर। सर्कमफ्रेंस जब आ गई, इसका मतलब उस गोले की पूरी पेरीमीटर आ गया, जो इज इट्स इन सर्कल, मतलब कि इस इन सर्कल की बात की गई है, ठीक है ना। इन सर्कल मतलब इनर, मतलब कि कहने का मतलब जो भी मेरा ट्राइंगल बनेगा, जैसे सपोज करो ये मेरा ट्राइंगल है, ठीक है, इस टाइप से, तो इसके अंदर जो सर्कल मेरा बनेगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, इस टाइप से। तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं सर्कल को, ठीक है। तो ये जो मेरा बनने वाला है, इसकी जो है ना उसने सर्कमफेरेंस बोली हुई है। तो यहाँ पे देखो, मैं ले लूंगा ए बी सी, और यहाँ पे ले लेता हूँ डी ई एफ। तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल, पूरी ट्राइंगल का एरिया हमें फाइंड आउट करना है। कुछ भी ज्यादा नहीं दिया हुआ, पेरीमीटर दिया हुआ। पेरीमीटर का मतलब कितना है, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ये कितना दिया हुआ है 30 पाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो चलिए अब यहाँ पे देखो, हमारे पास क्या हो गया, अगर मैं इसको हल्की हल्की अलग अलग ट्राइंगल के अंदर बांट दूं, इस पॉइंट से ये और इस पॉइंट से ये, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ए, और ये पॉइंट मेरा ओ मान लो, ओ पॉइंट है, ए ओ बी एक एक मेरी ट्राइंगल बन गई, बी ओ सी एक ट्राइंगल बन गई, ए ओ सी एक ट्राइंगल बन गई, ठीक है। अगर मैं ऐसे कर दूं कि एरिया ए ओ बी प्लस में बी ओ सी प्लस में सी ओ ए, तो मेरा टोटल एरिया मेरा निकल आएगा पूरी ट्राइंगल का, ठीक है ना। तो ए ओ बी की मैं बात करूं तो यहाँ पर देखो,
ये मेरा सर्कल है, ठीक है? सर्कमफ्रेंस कितनी है 88, तो सर्कमफ्रेंस से हम कुछ निकाल सकते हैं। सर्कमफ्रेंस क्या होती है 2 पाई r इज इक्वल टू 88 होगी, मतलब पाई r इज इक्वल टू 44 होगी, ठीक है? और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ r की 44 बाई में पाई होगा, रेडियस मेरी होगी इतनी, तो ये रेडियस है OF, ठीक है? तो इससे क्या हमारा निकल कर के आया कि OF, OE, OD, ये जो मेरी रेडियस है ना सर्कल की वो है 44 बाई पाई, ठीक है? ये चीज़ आ गई। अब यहाँ पे ये मेरा एक्चुअल में ये जो मेरी ट्रायंगल मेरी बन रही है ये वाली AOB, ये वाली, इसके अंदर ये हाइट मानी जाएगी और ये बेस माना जाएगा AB, ठीक है? AB बेस माना जाएगा और ये हाइट मानी जाएगी। तो यहाँ पे AB मेरा बेस माना जाएगा, तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो मेरा क्या आ जाएगा AB इंटू में OF 1/2, तो ये मेरा एरिया निकल आएगा, एरिया 1। ऐसे ही एरिया 2 क्या निकल आएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, मतलब BC इंटू में OD हो जाएगा। एरिया 3 मेरा कितना निकल आएगा 1/2 इंटू बेस मेरा AC है तीसरी में और OE मेरा रेडियस है। तो अगर मैं तीनों को मिला दूँ तो मेरा एरिया बन जाएगा A1 प्लस में A2 प्लस में A3, तीनों एरिया को अगर मैं मिला दूँ, ये इस ट्रायंगल का, इसका और इसका, समझ आ रही है? तो एरिया मेरा क्या निकल कर के आया 1/2, तो सब में कॉमन ही आ गया और रेडियस सब में सेम है, तो रेडियस सब में कॉमन आ गई, क्या आ गई 44 बाई पाई, ठीक है ना? चाहे वो OF हो, ये देखो OF हो, OE हो, OD हो, ये सेम है, तो तीनों में सेम कॉमन आ गई और अंदर क्या बचा AB प्लस BC प्लस CA, ठीक है ना? तो वो मेरा क्या बचा AB प्लस में BC प्लस में AC, तो वो क्या है मेरा 1/2 इंटू 44 बाई पाई इंटू में वो स्टार्टिंग के अंदर दिया होता 30 पाई है, 30 पाई, पाई से पाई कैंसिल, तो ये आ जाएगा मेरा 22 गुना में 30, 660, एरिया मेरा आ गया 660, ऑप्शन नंबर सी मेरा, ठीक है? चलिए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, द एरिया ऑफ सर्कल इज 220 सेंटीमीटर स्क्वायर, द एरिया ऑफ द स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन इट, तो फिर से वही ऐसी बात है बट थोड़ी सी अलग है। एरिया ऑफ जो सर्कल है वो दिया हुआ है मुझे और जो उसके अंदर जो स्क्वायर है उसकी बात की गई है, ठीक है? तो यहाँ हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम बड़ा सारा सर्कल बना लेंगे, ठीक है? उसके अंदर एक स्क्वायर में बनाऊंगा, एक सेकंड, इस टाइप से, तो ये थोड़ा सा इस टाइप से यहाँ पे ऐसे आएगा, ठीक है? थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, एडजस्ट कर लेना, फिगर एग्जैक्ट नहीं बन पाती। तो यहाँ पे हमने नाम दे दिया ABCOD, क्वेश्चन हमारा पूरा हो गया। एरिया कितना दिया हुआ है 220 सर्कल का, सर्कल का एरिया होता क्या पाई आर स्क्वायर, यही होता है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो यहाँ पे पाई 22/7 होता है, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 220, 22/7, 22 नीचे चला जाएगा 7 ऊपर चल जाएगा, तो आर स्क्वायर यहाँ पे 70 आ गया, तो आर इज इक्वल टू यहाँ पे मेरे पास कितना आ गया 70 का रूट। अब यहाँ पे हमारी रेडियस आ चुकी है, ठीक है? तो अगर मैं इसको देखूं, ये पूरा का पूरा एक डायगोनल बनेगा, ठीक है? डायगोनल क्या होता है, रेडियस का 2 गुना होता है, ठीक है? तो यहाँ पे अगर मैं BD की बात करूँ तो 2R होगा, मतलब 2 इंटू 70 का रूट होगा, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है BD की, ठीक है? तो ये हो गया। अब यहाँ पे अगर मैं स्क्वायर की साइड देखूँ तो ये x है, मान लीजिए ये x है, ठीक है? तो BD यहाँ से क्या हो जाएगा मेरा एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर का रूट, तो रूट 2x आ जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे और BD है क्या एक्चुअल में 2√70 हमने अभी निकाला है, ये किसके इक्वल √2x के इक्वल है, तो x की वैल्यू यहाँ से मेरे पास कितनी आ जाएगी √2 इंटू में √70, कैसे? क्योंकि यहाँ देखो 2 है, इसको दो बार लिख सकते हैं, √2 इंटू √2, एक बार √2 कट जाएगा, एक बार √2 रह जाएगा, तो ये अंदर चला गया, x इज इक्वल टू 140 का रूट आ गया, ठीक है? x इज इक्वल टू 140 का रूट आ गया, तो ये आई मेरी x की वैल्यू। हमें क्या निकालना था एरिया, स्क्वायर का एरिया क्या होता है x का स्क्वायर, तो 140 के रूट का स्क्वायर क्या आ जाएगा मेरे पास 140, तो ऑप्शन नंबर सी मेरा है, ठीक है? समझ में आ गया? चलिए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डायमीटर ऑफ टू सर्कुलर एंड ऑफ द बकेट आर 44 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर। देखो क्या दिया हुआ है, एक बकेट, एक बाल्टी है ना, बाल्टी कैसी होती है फ्रस्टम शेप की होती है, तो ऊपर से खुली हुई होती है इस टाइप से ज्यादा और नीचे से थोड़ी सी इस टाइप से होती है, इस टाइप से हमारी एक इस टाइप की एक बाल्टी है जिसका 44 सेंटीमीटर है डायमीटर, तो रेडियस यहाँ पे इसकी और इसकी कितनी हो जाएगी, रेडियस कितनी होती है हाफ होती है 22 हो जाएगी और इसकी हो जाएगी 12, ठीक है?
कोई दिक्कत नहीं है। हाइट कितनी है 35 है, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे हमारे पास वो क्या आ जाएगा, रेडियस 1 जो है वो है 22, रेडियस 2 जो है वो है 12, हाइट मेरी है 35, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो यहाँ पे उसने क्या पूछा, कैपेसिटी पूछा। कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम क्या होता है फ्रस्टम का 1/3 पाई एच, हमने फॉर्मूला किया हुआ है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाले चैप्टर के अंदर, R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर प्लस में R1 R2, ठीक है। तो 1/3 पाई का पाई रहने दो या 22/7, एच कितना आ जाएगा मेरा 35 और अंदर R1 का स्क्वायर 22 का स्क्वायर प्लस में R2 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144 प्लस में R1 R2, ठीक है, 22 गुना में 12। अब आप इसको सोल्व करोगे, सोल्व करके आपका आंसर आ जाएगा 32,706.6, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। बट अगर मैं आंसर के अंदर देखूं तो यहाँ सारे लीटर के अंदर दिए हुए, तो सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में बनाने के लिए क्या करना होता है, 1000 से हमें डिवाइड करना पड़ता है। तो यहाँ पे 32,706.6 अपॉन में 1000 लीटर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 32.7 लीटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट मेरा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या बोल रहा है वो, वाटर फ्लोज एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर मिनट फ्रॉम ए सिलेंड्रिकल पाइप 5 mm इन डायमीटर। तो जो सिलेंड्रिकल पाइप की वो बात कर रहा है, इस टाइप से सिलेंडर बनता है हमारा, उसका जो डायमीटर की बात वो कर रहा है 5 mm है, ठीक है। अगर मैं उसकी रेडियस की बात करूं तो वो 5/2 हो जाएगी, ठीक है, तो 2.5 mm हो जाएगी। बट आगे की अगर मैं बात करूं, यहाँ देखो मीटर में बात चल रही है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिल अप द कैनोनिकल वेसल। तो आगे उसने कैनोनिकल वेसल की बात कर दी, मतलब कि कोन की शेप में जो होता है, हुज डायमीटर एज द बेस 40 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे इसकी जो रेडियस आ जाएगी, R1 है या R2 है, रेडियस 20 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो इसको भी हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये हम क्या करेंगे, 2.5 mm को 10 से डिवाइड कर देंगे तो वो सेंटीमीटर में आ जाएगा 0.25 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, आगे चले। तो वॉल्यूम जो है, अब यहाँ पे नेक्स्ट हम बात करेंगे, एंड डेप्थ 24 सेंटीमीटर है। डेप्थ का मतलब क्या हुआ, हाइट जो है ना इसकी 24 सेंटीमीटर है। अब ध्यान से देखो, उसने ये हमें दिया हुआ है, ठीक है ना। अब यहाँ से हम कैसे इसका आंसर निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, जो 10 मीटर दिया हुआ पर मिनट का फ्लो, तो हम 1 मिनट का जो है फ्लो निकालेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल मतलब उसका जो कैपेसिटी है हम किससे निकालते हैं, वॉल्यूम से, वॉल्यूम ऑफ 1 मिनट, ठीक है। तो वो मेरे पास क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे पाई आर मेरा रेडियस इसकी कितनी है सिलेंडर की 0.25 का स्क्वायर एच, एच मेरी हाइट 10 मीटर पर मिनट जो है ना वो कर रहा है, 1 मिनट में 10 मीटर करेगा, हाइट उसकी 10 मीटर होगी। तो 10 को हम क्या कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सेंटीमीटर बन जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब हमें वॉल्यूम क्रोनिकल वेसल का निकालना है, वॉल्यूम ऑफ कोनिकल वेसल। क्रोनिकल वेसल का यहाँ पे हमारे पास रेडियस भी है, हाइट भी है ना। तो यहाँ पे उसका क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, R2 आ जाएगा, ठीक है। तो 1/3 यहाँ पे R1 आ जाएगा, यहाँ पे H1, यहाँ पे H2, H2 की वैल्यू है, ठीक है। 1/3 पाई इंटू आर मतलब 20 का स्क्वायर, ठीक है, इंटू में एच, एच में कितना है 24। तो यहाँ पे अब हम टाइम निकालेंगे तो किस टाइप से निकलेगा, अब यहाँ देखो, तो यहाँ पे हमारे पास टाइम क्या हो जाएगा, तो अगर हम 1 मिनट की बात करें, 1 मिनट में हमने जो निकाला है, ठीक है, और यहाँ पे हमें क्रोनिकल वैसल करनी, हमें टाइम क्रोनिकल वैसल का निकालना है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको 16 कर दूँ तो 3 से ये कटेगा, 3 8 24, 8 और 4 3200 पाई आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3200 पाई अपॉन में वो वाला ऊपर पाई इंटू 0.0625 25 को 25 से करेंगे 625 आएगा ना, गुना में 1000, ठीक है। तो यहाँ पे पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास नीचे क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा मेरा 3200 और नीचे आ जाएगा मेरे पास 62.5, ठीक है। 3200 बटे में 62.5, तो ये मेरे पास आ जाएगा 625, 10 अगर नीचे जाएगा तो ऊपर 3200 32
51 सही 125, इसको सोल्व करोगे तो आप ये आ जाएगा मिनट, ठीक है। इसको अगर मैं घंटे के अंदर कन्वर्ट करूँ तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 51 मिनट प्लस में 12 सेकंड। आप करके देख लेना 125 बटे 625, तो यहाँ पे 12 सेकंड बनेगा। तो 51 मिनट तो मैंने अलग कर दिए, ठीक है। 125 बटे 625 गुना में 60 आप लगा दोगे सेकंड, ठीक है। तो उसको आप जब सोल्व करोगे तो 12 सेकंड आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया? चलिए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टैटिक से क्वेश्चन पूछा गया था, रिलेशनशिप बिटवीन मीन मीडियन मोड। मीन मीडियन मोड के अंदर जो है ना क्या रिलेशन होता है, तो वो हमारे पास आपको पता है 3 मीडियन इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है 2 मीन प्लस 1 मोड, ठीक है। अब आप देख लो ऑप्शन नंबर 4 जो है मेरा बिल्कुल करेक्ट बैठ रहा है। मोड अगर मैं इधर रखूं 3 मीडियन माइनस 2 मीन हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। आपको पता है कोई भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो किसके किसके बीच में रहती है, हमेशा 0 और 1 के बीच में रहती है, ठीक है ना। तो हमने देखना है कोई भी प्रोबेबिलिटी होती है हमेशा 0 और 1 के बीच में प्रोबेबिलिटी रहती है। तो ये प्रोबेबिलिटी हो सकती है, उन्हें कांट पूछा हुआ नहीं हो सकती, ये हो सकती है। और 0 से 1 मतलब 0 से 100% के बीच में ये भी ऑप्शन नहीं आएगा कि हो सकती है, हमने तो ना होने की प्रोबेबिलिटी देखनी है। तो नेगेटिव कभी भी नहीं हो सकती, तो कैन नॉट पूछा था, कभी भी वो नेगेटिव नहीं हो सकती। प्रोबेबिलिटी दी हुई है तो पी नॉट पूछा हुआ है, तो हम ये कैसे निकालते हैं पी ई बार, ठीक है। तो 1 माइनस पी ई जो प्रोबेबिलिटी होती है, तो 1 माइनस 0.05, काफ़ी बार ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर रिपीट हुआ है, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना। तो ऑप्शन नंबर मेरा डी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो फर्स्ट ऑप्शन देखो, पाई एंड बाई बाय साथ दोनों ही रैशनल रैशनल आएगा यहाँ, ठीक है। रैशनल है बिल्कुल भी नहीं। पाई जो है वो मेरा क्या है, इरेशनल है। और 22/7 जो मैं लिखता हूँ, इसकी अप्रोक्सीमेट जो वैल्यू मैं लिखता हूँ, ये मेरी रैशनल वैल्यू होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसके अंदर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा कि पाई इरेशनल है, 22/7 जो है मेरा रैशनल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज इरेशनल, ठीक है। इरेशनल पूछा तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2/3, ये तो रैशनल हो गया, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट अगर मैं 8 की बात करूँ, 4 दूनी 8, तो 2√2 ये मेरा इरेशनल है, ठीक है। और इसकी मैं बात करूँ तो ये 4 ही आ जाएगा, 6 चौके 24 वैसे देखा जाए तो, ठीक है। और 4 का रूट आ जाएगा और ये आ जाएगा 2, ये मेरा क्या है रैशनल, ये मेरा क्या है रैशनल, ठीक है। और इसको भी अगर हम देखें तो ये भी कहीं न कहीं कट रहा होगा। आप नीचे देखोगे 1250 को अलग-अलग टुकड़े बनाने पड़ेंगे। ये मेरे बनेंगे 625 गुना में 2 और नीचे 8 के मेरे बन जाएँगे 2√2। √2 ऊपर से भी आएगा, नीचे भी आएगा, कैंसल हो जाएगा, 625 का मेरा 25 बन जाएगा, नीचे 2 रह जाएगा, ये भी मेरा क्या होगा रैशनल। तो ह उसने क्या पूछा इरैशनल, ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है, इफ एबीसी इज एन आइसोसेल्स ट्रायंगल एंड डी इज द पॉइंट ऑफ बीसी सच दैट एडी परपेंडिकुलर है बीसी के, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या दिया हुआ है, एबीसी एक आइसोसेल्स ट्रायंगल है, तो इस टाइप से हम एक बना लेते हैं, ठीक है। ए बी और सी, तो डी जो है मिड पॉइंट है, डी अगर मिड पॉइंट है और यहाँ पे हमारे पास क्या है बीसी का सच दैट एडी परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। देन हमें क्या, अब पाइथागोरस अगर मैं देखूं ट्रायंगल ए बी डी में, ठीक है। ए बी डी में अगर मैं देखूं तो ए डी का जो स्क्वायर है प्लस में बी डी का जो स्क्वायर है वो किसके इक्वल है, ए बी के। क्या लग गया, पाइथागोरस लग गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ कि ए बी का स्क्वायर माइनस ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। हमने क्या किया, ए बी तो उधर पड़ा रहा, ए डी को उधर ले गया और बी डी इधर ही पड़ा रहा, ठीक है। ये चीज आ गई। अब यहाँ पे मैं ये लिख सकता हूँ कि ए बी, ये मैंने एग्जैक्ट क्वेश्चन आपको करवाया भी हुआ, ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी इंटू में बी डी, ठीक है। अब आपको पता है कि डी जो है मिड पॉइंट है, डी मिड पॉइंट है, तो बी डी इज इक्वल टू सी डी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो गया, ए बी का स्क्वायर माइनस में, हमने ऑप्शन को देख करके चलना, ठीक है। बी डी इंटू में क्या हो जाएगा डी सी या सी डी, कोई भी, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही मेरा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एबीसी एक ट्रायंगल है, AB दिया हुआ है, BC दिया हुआ है और AC दिया हुआ है, देन ए एंगल हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से हम देखेंगे स्क्वायर वगैरह करके या एडिशन वगैरह करके देखेंगे, कहीं ये पाइथागोरस वगैरह तो इसमें यूज नहीं हो रहा, मतलब एक एक एंगल कोई ऐसा तो नहीं कि राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा हो या आइसोसेल्स बन रहा हो, दो साइड ही सेम हो रही हो। तो उससे हम करेंगे क्या,
ए बी का स्केयर हम करके देखेंगे तो 16 आ रहा है, बी सी का स्केयर करेंगे तो 64 आ रहा है, ए सी का जब मैं स्केयर करता हूँ तो चुक चुक 16 या 48 48 आ रहा है। अब आपको साफ साफ नजर आ रहा होगा कि ए बी का स्केयर प्लस में ए सी का स्केयर इज इक्वल टू क्या हो रहा है, बी सी के स्केयर के इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो ए इन दोनों में कॉमन है तो ए आ गया, इस टाइप से बन रही होगी मेरी ए बी सी। समझ आ रही है कि ए बी का स्केयर और ए सी का स्केयर दोनों के बेस और हाइट मतलब कि परपेंडिकुलर का स्केयर दोनों का एडिशन इज इक्वल टू बी सी के स्केयर के इक्वल है। मतलब ए एंगल मेरा कितना होगा, 90 डिग्री का। पाइथागोरस आ गया ना, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, तो ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए टीचर यूजेस द टेक्स्ट बुक टू फिलफिल हिज नीड्स फॉर। तो एक टेक्स्ट बुक का यूज किस लिए करता है, कौन सी नीड पूरी करने के लिए करता है स्टूडेंट की, ये पेडागोजी का क्वेश्चन है। सूटेबल सब्जेक्ट मैटर, बिल्कुल सही बात है। रेफरेंस मटेरियल, रेफरेंस के लिए भी यूज करता है, और होमवर्क के लिए भी यूज करता है, तो ऑल द अबव इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट हमारा है साइकिल प्लान ऑफ टीचिंग। तो साइकिल प्लान ऑफ टीचिंग किसने दिया था, तो ये मेरा दिया था मॉरिसन, भी अप्रोच भी इसे बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इतना। तो यहाँ पे हमें करना क्या होता है, 4096 है और नीचे डॉट के बाद डेसिमल के बाद कितने डिजिट बचते हैं, 6। तो कितनी जीरो लगेंगी, 2 2 4 5 6। ठीक है, कि पावर कितनी है 1/6। तो यहाँ पे साफ साफ पता लग रहा है कि 4096 पावर 6 में कब मेरा जाता है 4, 4 की पावर 6 में करूंगा तो ये मेरा आ जाएगा। ठीक है, और नीचे अगर मैं किसकी पावर 6 करूंगा, यहाँ पे 10 की पावर 6, सारे की पावर कितनी है 1/6, तो यहाँ पे आ जाएगा 4/10 सारे की पावर 6 और सारे की पावर 1/6। तो 6 से हमारा 6 कैंसिल हो गया सीधा सीधा ही, तो यहाँ से हमारा क्या बचा 4/10, 0.4 मेरा आंसर आ गया। फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है। ठीक है, इस अप्रोच से आपको जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा, व्हाट इज द क्यूब रूट। अब स्क्वायर रूट और क्यूब रूट वाला चैप्टर अच्छे से मैंने आपको करवाया हुआ है, तो उसके लिए करना क्या होता है, माइनस तो माइनस आएगा ही, बात की बात है। पहले हम ये देख लें मैंने आपको बोला था कि अगर 2 आ जाता है तो लास्ट में उसका 8 आएगा क्यूब रूट में, और 3 अगर आ जाता है तो 7 आएगा। कैसे, अगर 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 का क्यूब करेंगे तो लास्ट में 8 आएगा, 8 का क्यूब करेंगे 2 2 64, 4 8 32, लास्ट में 2 आएगा, 3 का क्यूब करेंगे लास्ट में 7 आएगा, 7 का क्यूब करेंगे लास्ट में 3 आएगा। आप कोई भी करके देख लो। ठीक है, लास्ट में जो भी टर्म हो, 2 है तो लास्ट में कितना मेरा 8 आना तो पक्का है। और उसके बाद हमने क्या कहा था, 3 डिजिट छोड़ देने हैं, और नेक्स्ट जो डिजिट है किसके क्यूब से वो बड़ा है, मतलब उसका ऐसा कोई क्यूब ढूंढो जो 21 से छोटा हो। 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 3 29 27, 3 तो बड़ा है, 2 का क्यूब छोटा है, तो सीधा सीधा आ गया 2, तो 28 मेरा आंसर आ गया, बट इसका माइनस के कारण -28 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसने क्या बोला हुआ है, इफ 15% ऑफ y इज सेम एज 21% ऑफ z, देन 12.5% ऑफ y इज इक्वल टू व्हाट परसेंट ऑफ z। इसको आप क्या किया करो, बिल्कुल आसान सा परसेंटेज का जो है ना टॉपिक है, 15% ऑफ y। ठीक है, इस टाइप से है, इज इक्वल टू किसकी है 21% ऑफ z के। ऐसे ही नेक्स्ट क्या बोल रहा है, 12.5% ऑफ y इज इक्वल टू, हमें नहीं पता, मान लीजिए x% ऑफ z के इक्वल है, हमें वैल्यू अब किसकी निकालनी है x की। आप क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, x को आप कर दो 15 से मल्टीप्लाई और 21 को कर दो आप 12.5 से। 12.5 को मैं नीचे 10 लगा रहा हूँ, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या निकल आएगी, 125/10 गुना में 15, जो कटता है सो काट दो, 5 दूनी 10, 2 5 दूनी 25, 5 तिया 15, 3 7 21, 5 दूनी 25, 5 दूनी 10, 2 पे कटा 35/2। ठीक है, 17.5। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया 17.5% ऑफ जेड। तो जेड की पूछा था, मतलब साढ़े कितने परसेंट ऑफ जेड है, तो 17.5 आंसर आ गया मेरा। ठीक है, समझ में आया, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट परसेंट, अभी परसेंट का ही क्वेश्चन है ये, इज 42 केजी ऑफ 336 केजी। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ भी नहीं है ज़्यादा बड़ा, कि 42 केजी कितना होगा 336 केजी का, इंटू में 100 लगा दो, परसेंटेज के अंदर हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको आप सोल्व कर लेना। ये आ जाएगा 6 5 30, 6 5 30, 36, 6 6 36, 6 7 42। ठीक है, और ये कटेगा मेरा 50 पे, और सीधे ही काट दो, 7 8 56, हाँ 7 को 8 से, 8 को करेंगे 100 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 12 8 96, 4 से 40, 12.5% मेरा आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट मेरा करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है, व्हाट इज फोर्थ प्रोपोर्शनल इज 9 13 एंड 153। फोर्थ प्रोपोर्शनल का मतलब क्या हुआ, ए बी
सी डी, इस टाइप से, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दोगे, ए डी इज इक्वल टू बी सी, ठीक है। अब यहाँ पे ये ए है, ये बी है और ये सी है, आप पुट कर दो। ए की वैल्यू है 9, डी की वैल्यू मुझे पता नहीं, बी की वैल्यू है 13, इसकी वैल्यू है 153। तो डी की वैल्यू आसानी से निकाली जा सकती है, 13 गुना में 153 बटे में 9, ठीक है, ये आ जाएगी 221। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट है, बस कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। ऐसा एक और क्वेश्चन, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल वाला, थर्ड प्रोपोर्शनल इज इतना, ठीक है। थर्ड प्रोपोर्शनल की हम क्या करते हैं, ए बी और सी, ठीक है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए बाई बी इज इक्वल टू बी बाई सी। क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दोगे तो ए सी इज इक्वल टू बी का स्केयर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप वैल्यू पुट कर दो, ए की वैल्यू 18, सी की वैल्यू मुझे पता नहीं, बी की वैल्यू 54 का स्केयर, सी की वैल्यू कितनी आ गई 54 इंटू में 54 अपन में 18, ठीक है। 18 तिया 54 और 3 चौके 12 2 1 3 5 15 1 16 162। तो आंसर मेरा कितना आ गया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ठीक है। समझ में आया, चलिए आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमेश कैन कंप्लीट ए टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन आ गया, कैन कंप्लीट ए वर्क। मैं आपको बोल रहा हूँ कि जो भी आपके टॉपिक है ना, सारे टॉपिक आपके कवर हो जाए, एक दो दो तीन तीन क्वेश्चन हर टॉपिक से लिए हुए, ऐसे ही आपके एग्जाम के अंदर भी आएगा। रमेश जो है वो क्या करता है, 12 कोई कंप्लीट ए वर्क इन 12 डेज वर्किंग 7 आवर्स इन ए डे। तो मतलब जो रमेश है ना, 12 गुना में 7, 84 घंटे काम कर रहा है, ठीक है। सुरेश कैन कंप्लीट द वर्क, 8 दिन में कंप्लीट करता है 9 घंटे काम करके। सुरेश जो है 8 दिन में कंप्लीट करता है 9 घंटे काम करके, 72 घंटे में काम खत्म करता है। रमेश एंड सुरेश अगर वो इकट्ठे मिलके काम करते हैं 7 घंटे, एक दिन के अंदर 7 घंटे काम करते हैं, तो कितने दिन में काम खत्म होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको टाइम एंड वर्क वाले में बताया हुआ कि आप सीधा सीधा एलसीएम निकाल लो। जो बड़ी टर्म है 84 को 1 से मल्टीप्लाई, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से ऐसे करते जाओगे, तो जब 6 से मल्टीप्लाई करोगे तब 72 से भी वो डिवाइड हो रहा होगा, मतलब, ठीक है। तो यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करोगे 504 आ जाएगा। उसके बाद 84 को डिवाइड करोगे 504 से 6 आएगा, 72 को डिवाइड करोगे तो 7 आएगा। तो दोनों मिलकर के कितने घंटे काम कर रहे हैं, ठीक है। रमेश प्लस में सुरेश 6 प्लस में 7, 13 घंटे काम करते हैं इन 1 डे, ठीक है। 1 डे में वो 13 घंटे काम करते हैं। अब यहाँ पे काम कितना है टोटल 504 और 13 घंटे वो काम कर रहे हैं, ठीक है। और एक्चुअल में यह 7 घंटे वो काम कर रहे हैं एक दिन में, तो 1/7 से और हमें डिवाइड करना पड़ेगा, 749 7 दूनी 14, 72/13। इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ, 13 पंजे 65, 5 और 2 7, ठीक है। इतने दिन में काम हमारा खत्म हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट है, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए मैन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 4 डेज बट विद द हेल्प ऑफ हिज डॉटर, उसकी लड़की की हेल्प मिल जाती है, 3 दिन में काम खत्म कर देते हैं। तो मैन और डॉटर, ठीक है। मैन 4 दिन में और मैन प्लस डॉटर हेल्प मिलने के बाद वो 3 दिन में खत्म कर रहे हैं। सेम एलसीएम निकालना है, 4 तिया 12, 3 चौके 12, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कि मैन का 3 यूनिट काम करता है एक दिन में और दोनों मिलकर 4 यूनिट करते हैं, तो डॉटर का अगर मैं काम निकालना चाहूँ यहाँ से, तो डॉटर का 1 डे का काम कितने यूनिट होगा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैन प्लस में डॉटर माइनस में मैन कर देंगे, तो 4 माइनस 3 1 यूनिट, ठीक है। डॉटर का टोटल काम कितना है 12, तो 12/1 12 डेज, ठीक है। 12 डेज लगने वाले हैं, ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट विल बी सेलिंग प्राइस इफ कॉस्ट प्राइस 120 एंड गेन 35% का। अब देखो ध्यान से देखना, ये प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन आया हुआ है। सेलिंग प्राइस हमने निकालना है, कॉस्ट प्राइस है, सीपी जो है वो कितना है 120 है, 135% का बेनिफिट हो रहा है, ठीक है, याद रखना 135% का बेनिफिट हो रहा है। तो सीपी इतना है, 135% निकाल देंगे, 120 का 135% निकाल दूंगा, क्योंकि गेन कितना हो रहा है 35, 100 प्लस 35 होता है ना ये, है ना। तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल, ठीक है। और यहाँ 2 6 के 12, 2 5 10, 5 7 सॉरी 5 दूनी 10, 5 7 35, 6 7 42, 2 4 6 दूनी 12 4 16, 162 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरा सेलिंग प्राइस होगा वो होगा मेरा 162, ठीक है। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस वाला जो चैप्टर मैंने करवाया हुआ है उसको आप अच्छे से देख लेंगे तो सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। कोई भी चैप्टर आप देख लेंगे, ठीक है, उसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछ ले आपको इजीली आप कर पाएंगे। एन आर्टिकल कॉस्ट 600, 600 रुपए किसी आर्टिकल की कॉस्ट है, ठीक है। सीपी कॉस्ट प्राइस कितना है 600, ठीक है। उसके बाद है व्हाट शुड बी द मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, उस पे एमआरपी कितना लिखा हुआ है, सो दैट आफ्टर अगर एमआरपी पे 10% डिस्काउंट करता हूं तब भी 20% का हमें प्रॉफिट हो रहा है,
समझ रहे हो, क्वेश्चन कितना पेचीदा और कितना घुमा करके दे दिया गया, बट कुछ भी इसमें कोई बड़ी बात नहीं है ऐसी कि हाँ इसको हम ना कर पाए। तो 20% का हमें प्रॉफिट हो रहा है सीधा सीधा 600 पे, ठीक है, तो सीपी है 600, ठीक है, 20% का प्रॉफिट हो रहा है मतलब 600 इंटू में 120%, मैंने आपको करवाया हुआ है, 12 चिक 72, 720 रुपये, ठीक है, मतलब कि सेलिंग प्राइस आ गया 720 क्योंकि सेल करना है 720 पे, 20% का प्रॉफिट, अगर मैं इसको बात करूं 600 से 720 तो 20% का प्रॉफिट आ रहा है, बट मार्क प्राइस हमने तो निकालना है, मार्क प्राइस ना, ठीक है, एमपी हमने निकालना है, एमपी मार्क प्राइस क्या होगा, तो सिंपल सी भाषा में देखो 720 की हम बात कर रहे हैं, मतलब 720 को मैं साइड में कर रहा हूँ, 90% वैल्यू मान लो 720 की, ठीक है, अब हमें 100% वैल्यू निकालनी है, 1% वैल्यू कितनी होगी 720 बटे 90, अब हमने 100% वैल्यू 90% क्यों मानी, क्योंकि 10% का डिस्काउंट भी तो करना है हमें, 720 बटे 90 गुना में 100, समझ रहे हो, तो 720 गुना में क्या आ जाएगा हमारे पास 100 बटे में 90, तो यहाँ पे 1 जीरो से 9 8 है 72, 8 से गुना करेंगे तो 800, तो मार्केट प्राइस जो होगा वो मेरा मार्जिन मार्क प्राइस जो उसके अंदर होगा 800 रुपये, उसमें 10% हमने डिस्काउंट किया 80 रुपये, 720 की चीज बन गई, 720 में हमारी 600 रुपये लगे थे, 120 का प्रॉफिट हुआ, मतलब 20% का प्रॉफिट है, ठीक है, तो इस टाइप से हम आंसर निकाल सकते हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट मेरा करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टडी द फॉलोइंग ग्राफ केयरफुली, इस ग्राफ को आप देखो ध्यान से और आंसर दो, व्हाट इज द, अब ये जो है ना ग्राफ वाले क्वेश्चन आ गए, ठीक है, तो यहाँ पे देखो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय बी एंड द टोटल बाय सी, अब बी के देख लो, तो यहाँ पे देखो ये व्हाइट है, ये ब्लैक है, ये थोड़ा सा ग्रे है, तो ऊपर दिया हुआ है, इसको अच्छे अच्छे से हमने केयरफुली रीड करना है, व्हाइट है इंग्लिश के लिए, हिंदी के लिए ब्लैक है, और मराठी के लिए ये जो है ना ग्रे है, तो तीनों के अगर मार्क्स में मिलाऊं, बी के अगर मैं मिलाऊं, तो अब देखो 60 और 70 के बीच में है तो 65 आ गया, ब्लैक वाला कितना आ गया 50 आ गया, और अगर मैं ग्रे वाला कहूँ तो 70 आ गया, तो बी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हमारे पास है एक तो 65 प्लस में है हमारे पास 50, जो ग्राफ जहां तक जा रहा है, उसके बाद है हमारे पास बी का ऊपर तक 70 जा रहा है, तो बी की वैल्यू मैं बात करूँ 7 5 12 120 185 आ गई। सी की अगर मैं बात करूँ, सी का आप देखो जो व्हाइट वाला है पूरा जा रहा है यहाँ पे 75 तक, उसके बाद है यहाँ पे 60, उसके बाद है यहाँ पे 55, ठीक है, और 75 60 और 55, सी की वैल्यू यहाँ पे 7 6 13 18 190 आ गई, तो इनका डिफरेंस कितना आया सी माइनस बी, क्योंकि सी बड़ा है 190 माइनस में 185 तो 5 आ गए, बात खत्म, ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट है, ठीक है, समझ गए। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वो क्या, इसमें देखो व्हाट इज सीज ओवरऑल अप्रोक्सीमेट परसेंटेज, सी की ओवरऑल अप्रोक्सीमेट परसेंटेज क्या होगी, सी अभी हमने निकाला 190 आ रहा था, ठीक है, अब मैक्सिमम मार्क्स की मैं बात करता हूं तो मैक्सिमम मार्क्स कहां तक हमारे जा रहे हैं वो हमें देखना पड़ेगा, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है ना हम निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे इंग्लिश है, हिंदी है और मराठी है, ठीक है, इंग्लिश प्लस हिंदी प्लस में मराठी, 100 है तीनों के, तो मतलब 100 में से ये हमारे मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है मार्क्स ऑब्टेन आउट ऑफ 100, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, ठीक है, तो 300 हो गए टोटल, तो 190 बटे में 190 आ रहे हैं, तो इंटू में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 6 18 1 10 3 3 9, मतलब अप्रोक्सीमेट जो है ना 63%, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास डेसिमल में आंसर नहीं दिया हुआ, तो अप्रोक्सीमेट 63% आ, ठीक है। नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, मतलब वही है ग्राफ वाला ही क्वेश्चन है, तो यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, एज ओवरऑल परसेंटेज इज 50%, ए की जो है ना ओवरऑल 50% बनते हैं मार्क्स, और बी एंड डी हैज द सेम स्कोर इन हिंदी, ई स्कोर द हाईएस्ट टोटल मार्क्स, ऑल द स्टूडेंट स्कोर मैक्सिमम नंबर इन हिंदी, तो हम इसको करके देखेंगे, ए की अगर मैं बात करता हूँ 45 प्लस में यहाँ पे 50 प्लस में है 55, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 50 50 100 140 150, तो 150 बटे में टोटल 300 थे गुना में 100, ये कट गया 3 5 15, तो 50% बन गए, इसका मतलब क्या है फर्स्ट ही मेरा करेक्ट है, ठीक है ना, क्योंकि आंसर ही आ गया हमारा, और तो देखने ही ओवरऑल उसने बोल ही दिया 50% बन रहे हैं, वाक्य में बन रहे हैं, तो हमारा आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट वही है, व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ डीज मार्क्स इन इंग्लिश टू बी मार्क्स इन इंग्लिश, ठीक है, तो क्या उनका रेशियो है, रिस्पेक्टिव रेशियो, तो बी के पहले हमने देखने पड़ेंगे डी के इंग्लिश के अंदर मार्क्स क्या है, तो ये रहा डी, डी के इंग्लिश के अंदर जो ब्लैक इंग्लिश क्या है व्हाइट वाला है बिल्कुल, तो व्हाइट वाला अगर मैं देखूं तो यहाँ पे बन रहा है यहाँ पे डी का 40, और बी के अगर मैं देखूं यहाँ पे बी का यहाँ पे व्हाइट वाला बन रहा है 65 तक, ठीक है,
तो यहाँ पे हमारे पास है 40 और 65 का रेशो है, ठीक है। ये कटेगा 8 पंजे, सॉरी 5 बटे 40 और 13 पे 8:13, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ठीक है। समझ आ गई? तो बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं हम, जो हम आपके सिलेबस के अंदर मेंशन है टॉपिक, उसके अकॉर्डिंग ही सारे क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द अप्रोक्सीमेट एवरेज मार्क्स ऑब्टेन बाय डी, ठीक है। तो यहाँ पे डी की हम बात करेंगे, डी की हम बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे है 40, 50, 50, ठीक है। 40 प्लस 50 प्लस में 50, 140 हो गए, 140। अगर मैं उसकी बात करूं, उसने एवरेज की बात की है, एवरेज मतलब 3 सब्जेक्ट के अंदर है तो 3 से डिवाइड, हमने परसेंटेज नहीं निकालनी, एवरेज की बात है, ठीक है। 46.6 आ जाएगा, अप्रोक्सीमेट 47%, ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट, ठीक है। सॉरी बी करेक्ट है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या था, 3 स्टेप्स, वो कौन से 3 स्टेप हैं सॉलिड से पॉइंट पे जाने के लिए। तो मैं वो ज्यादा वो क्वेश्चन इंक्लूड कर रहा हूँ, वो तो आपने प्रैक्टिस कर ही लिए होंगे, कि जो अलग से क्वेश्चन है जो आपको लग रहा है कि इसमें हम अटकेंगे और नए क्वेश्चन जो है आने की जो है ना पूरी पूरी संभावना है, वो क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सॉलिड से पॉइंट पे जाने के लिए, तो सबसे पहले तो सॉलिड फॉर्म से हम सरफेस पे जाते हैं, उसके बाद हम लाइन पे जाते हैं, उसके बाद हम पॉइंट पे जाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही मेरा करेक्ट हो गया। कोई भी सॉलिड फिगर है, कोई भी सॉलिड फिगर ले लो, ठीक है। और 2D शेप में या 3D शेप में ले लो, 3D शेप में ले लो कोई भी सॉलिड फिगर, जैसे मान लो एक आप स्फीयर ले लो, ठीक है। स्फीयर से सरफेस, जो सरफेस होता है उसका, फिर उसके बाद धीरे-धीरे उसकी लाइन, फिर लाइन से जो है ना उसके छोटे-छोटे पॉइंट, ठीक है। इस फॉर्म के अंदर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या है, द नंबर ऑफ डायमेंशंस ए सॉलिड हैज। तो कोई भी सॉलिड है उसकी कितनी नंबर ऑफ डायमेंशन हो सकती हैं। तो जो सॉलिड शेप है ना उसकी 3 डायमेंशन होती है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट हो गया। ये जो डायमेंशन होती हैं कौन-कौन सी होती हैं, अगर कई बार वो भी पूछ सकता है। एक तो वो शेप होगी, ठीक है, एक उसका जो साइज है और एक क्या है, पोजीशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन द गिवन फिगर इफ लाइन एल एंड एम आर पैरेलल देन एक्स, ठीक है। एल और एम अगर पैरेलल है तो एक्स की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो अब मैं इस फिगर को इस साइड बना रहा हूँ, ठीक है, चाहे तो इधर ही पड़ी रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो एंगल मेरा होगा, तो मान लीजिए इसको एंगल मैंने मान लिया वाई, तो वाई इज इक्वल टू 65 डिग्री हो जाएगा। कैसे? क्योंकि ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, क्योंकि एल और एम जो है मेरी, एल पैरेलल है एम के, तो ये बन जाएगा मेरा कोरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। तो ये इक्वल हो जाएंगे। अब यहाँ पे जो नीचे मेरी इस टाइप से मेरी जो बन रही है, वो क्या बन रही है, एक्स है यहाँ पे और यहाँ पे मेरा वाई है, ठीक है, जो कि मेरा 65 आ चुका है और अंदर है 20। अब आप ध्यान से देखेंगे तो ये दो एंगल जो है, इन दोनों एंगल का एक्सटीरियर एंगल कितना है, ये वाला। तो दोनों जो एंगल होते हैं उनका जो एडिशन है वो एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है। तो x प्लस 20 इज इक्वल टू 65 हो जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी 45, तो x की वैल्यू 40 वही हमने निकालनी थी, तो ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट हो। इन द गिवन फिगर इफ ए बी पैरेलल है सी डी के, देन एक्स मुझे फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे फिगर मैं दोबारा से एक बार रिक्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है, इस टाइप से। अगर मैं बीच में भी एक पैरेलल लाइन ले लूँ, ये हमारा ए बी और ये हमारा सी डी पी है और ये क्यू अगर मैं ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये एंगल मान लीजिए मेरा एक्स है और ये एंगल मेरा वाई है, ठीक है। और सॉरी एक्स मान नहीं सकता मैं, क्योंकि एक्स पहले दिया हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं वाई जेड, ठीक है। तो यहाँ पे हम y और z मान लेते हैं, ठीक है। और ये एंगल मेरा है 132, ठीक है। अब यहाँ देखो कि 148 डिग्री कौन सा एंगल है, y प्लस जेड इज इक्वल टू है 148, ठीक है। और यहाँ पे जो मैंने पैरेलल लाइन ले ली, मैंने यहाँ पे लिख दूंगा पी क्यू जो है पैरेलल टू ए बी है एंड पी क्यू पैरेलल टू सी डी है, ठीक है। अब यहाँ पे ये पैरेलल है, ये भी लाइन पैरेलल है आपस के अंदर, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल हो जाएंगे 132 और जेड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जेड प्लस में 132 इज इक्वल टू टोटल 180 डिग्री सप्लीमेंट्री होते हैं, तो जेड इज इक्वल टू आ जाएगा 48। जेड इज इक्वल टू 48 आते ही यहाँ पे वाई की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, माइनस में 48, तो वाई की वैल्यू हो जाएगी मेरी 100, वाई की वैल्यू मेरी 100 आ गई। अब ध्यान से देखो कि y की वैल्यू 100 आ गई, जो y है और x है ये क्या है, कोरस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल है, ठीक है ना। y इज इक्वल टू एक्स, क्यों, क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल होगी, ठीक है। तो y इज इक्वल टू एक्स, तो x की वैल्यू हमें निकालनी थी, वो भी क्या आ गई, 100 आ गई, ऑप्शन नंबर फर्स्ट मेरा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिकेंड थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स है, तो टेन थीटा की हमें
वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है, एक्स की फॉर्म के अंदर फाइंड आउट करनी है। हमें पता है कि सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको वैसे मैंने करवाया भी हुआ है, सीकेंट प्लस टेन आ जाए और सीकेंट माइनस टेन होता है, वो क्या होता है, इसका उल्टा ही होता है, सीकेंट थीटा माइनस में टेन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई एक्स हो जाएगा, ठीक है। वो कैसे होता है, यहाँ से हम कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, मतलब सीकेंट थीटा प्लस में टेन थीटा इज इक्वल टू सीकेंट थीटा माइनस में टेन थीटा, सॉरी एक सेकेंड थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से आप समझ सकते हो सीकेंट प्लस टेन की वैल्यू एक्स है तो सीकेंट माइनस टेन की 1 बाई एक्स आ जाए, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। तो हमें तो टेन थीटा ही निकालना है, तो नीचे दोबारा से लिख लेते हैं सीकेंट थीटा प्लस में टेन थीटा इज इक्वल टू क्या है, एक्स है, ठीक है। अब हमें टेन थीटा निकालना है तो यहाँ माइनस और यहाँ माइनस कर देते हैं ताकि सीकेंट सीकेंट तो कट जाए, ये दोनों माइनस का टू टेन थीटा आ गया इज इक्वल टू 1 बाई एक्स माइनस का एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा टू टेन थीटा माइनस का इज इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स। तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस उधर से चला जाएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 बच जाएगा अपॉन में 2x, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में 2x। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट, ठीक है, समझ में आया। तो चलिए इसी के साथ ही हमारे 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। तो मैंने इस मैराथन क्लास के अंदर 60 ही क्वेश्चन रखे हैं क्योंकि आपके एग्जाम के अंदर भी मैथ के अंदर 60 ही क्वेश्चन आने वाले हैं, तो हर टाइप के हर टॉपिक से क्वेश्चन जो है ना इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं। तो एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करनी है मिशन डी प्लस भी, उसके अंदर भी आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगी और उसके अंदर टीएसटी पीएचटी मैथ के सारे कोर्स भी मिल जाएंगे। जो आईफोन यूजर है या iOS यूजर है उनके लिए एप्लीकेशन है माई इंस्टीट्यूट के नाम से, ORG कोड MD है, तो वो आप जो है ना वहां से डाउनलोड कर सकते हो, उसमें आपकी एप्लीकेशन चल जाएगी। नंबर दिए हुए हैं, कोई भी डाउट है कोई भी क्वेरी आप नंबर पे कॉल कर सकते हो। लैपटॉप पे चलाने के लिए web.classplusapp.com ORG कोड MD है, मिशन DSSB एप्लीकेशन लैपटॉप पे कैसे चलानी है उसके लिए आपको बताया गया। उसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप सभी लोग ज्वाइन कर लेंगे, मिशन डी टाइम टू टाइम आपको इन्फॉर्मेशन भी मिलती रहती है, जो भी नई अपडेट होती है। उसके अलावा नंबर दिए गए आप कॉल कर सकते हो और जो भी इसकी पीडीएफ फाइल होगी वो इसके अंदर आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो जय हिंद जय भारत, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।